अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने अपना डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर कवर कर लिया था पूरा। तो ये सिलेबस कंटेंट के हिसाब से हमारा दूसरा टॉपिक है, सेक्शन 1 माने प्री पार्टीशन का दूसरा टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले हम इसके राइज की बात करेंगे, फिर डिक्लाइन की बात करेंगे, ये इस्टेब्लिश क्यों हुई और फिर ब्रिटिश ने इसको टेक ओवर क्यों किया। बस यही दो इसके मेन कंटेंट के हिसाब से, सिलेबस कंटेंट के हिसाब से दो मेन पार्ट्स हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश क्यों हुई, सही है, और फिर ब्रिटिश ने इसको टेक ओवर क्यों किया एक तरीके से। बस तो हम सैम्पल क्वेश्चन से करेंगे ये वाले सवाल। तो पहला सैम्पल क्वेश्चन 7 मार्क्स के तीनों सवाल दिखाऊंगा मैं आपको। अगर 14 मार्क्स का आता है तो आप 3 3 3 9 पैराग्राफ में आपको लिखवा चुका हूँ, 9 में से आप कोई 5 को उठाएगा और वो 14 मार्क्स में कन्वर्ट कर देगा बस। अच्छा, सवाल है, वाई डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इन सब कॉन्टिनेंट, क्यों स्टैब्लिश हुई, ये सवाल है 7 मार्क्स का। तो इसको मैं आपको तस्वीरों से याद कराऊंगा ताकि आपको मज़ा भी आए और समझ भी आए। ये एक स्पैरो है, बर्ड, गोल्डन स्पैरो कहते हैं इसे, गोल्डन कलर के इसलिए। तो गोल्डन स्पैरो हमारा पहला पैराग्राफ पूरा है। किस तरीके से भाई, उस ज़माने में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट में आई तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था। क्यों, अब ये बताना पड़ेगा हमें। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी, सिल्क, स्पाइसेस और बहुत कुछ, सब कुछ इंडिया में मिलता था। ये सब भरा पड़ा था, सही है। इकोनॉमी इंडिया की बहुत अच्छी थी सब कॉन्टिनेंट की, सही। सो दिस वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है, टू कम टू सब कॉन्टिनेंट। तो अब इसका आंसर अब आप पढ़ लें। पहला पैराग्राफ है ये, सेकंड थर्ड पैराग्राफ अगली स्लाइड में आएगा। मैं हमेशा एक तरीके से कराता हूँ, जब भी कोई सवाल मैं देखता हूँ उसके मैं 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ 7 मार्क्स का, एक एक पैरा करके समझाता हूँ। तो ये पहला पैराग्राफ था गोल्डन स्पैरो जिसका टॉपिक था। तो गोल्डन स्पैरो का टॉपिक का आंसर ये देख लें। एट दैट टाइम the subcontinent was commonly known as Golden Sparrow because of large amount of gold, silver, diamond, jewelry, silk, spices and so on. All were flourishing in India. भरे पड़े थे. So it was the biggest reason for establishment of this company because British wanted to capture the wealth of India. ये गोल्डन स्पैरो को पकड़ना था ब्रिटिश ने। ये गोल्डन स्पैरो वेल्थ थी इंडिया की, सब कॉन्टिनेंट की, इसे पकड़ना था ब्रिटिश ने। ये पहला पैराग्राफ था। बढ़ते सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ हमारा, ये तस्वीर देखें, इस पे लिखा है न्यू वर्ल्ड मार्केट। ये लोगो मुझे नहीं पता उस ज़माने का नहीं ज़माने का, लेकिन ये न्यू वर्ल्ड मार्केट का लोगो है। न्यू वर्ल्ड मार्केट से मेरा क्या मुराद है कि भाई उस वक्त जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश का नाम निशान नहीं होता था, उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जिसके अंदर ब्रिटिश ने वेपन्स और मशीनरी बनाई थी। अब बना तो ली लेकिन बेचना है बड़ा बड़ा मुश्किल काम है भाई। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, बना तो लिया, लेकिन सक्सेसफुल के लिए बेचना भी तो पड़ेगा, लोगों का इंटरेस्ट भी तो चाहिए उसके अंदर। तो ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका गए, बट वहाँ पे फेल हो गए, सही है। तो ब्रिटिश एक नई ट्रेडिंग मार्केट ढूंढ रहा था अपने गुड्स के लिए। तो इंडिया उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चॉइस थी, बेस्ट चॉइस थी। क्यों, क्योंकि वो जो ये वाला जो एरिया था वो रिच था सब कॉन्टिनेंट का। तो ब्रिटिश अपने वेपन्स और मशीनरी आराम से सेल कर सकती थी, महंगी सस्ती जैसी करनी करे आराम से करी। क्यों, क्योंकि लोगों को परवाह नहीं थी, लग्जरी लाइफ में चले गए थे सारे। मैंने बताया था ना, जैसे औरंगजेब, यहाँ पे मुगल एम्पायर का अभी दौर ख़त्म हुआ है खाली, बल्कि हुआ भी नहीं है अभी, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पे अभी है यहीं पे, सही है।
अभी भी मौजूद हैं। इनको देखकर, इनकी लग्जरी लाइफ को देखकर, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई एक तरीके से। ये पैराग्राफ पढ़ लें, सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन came in the Britain, and they prepared weapons and machinery. They started their business in Indonesia and South Africa but failed. So they were looking for a new trading market for their goods. India was the best choice because this area was rich, so the British could easily sell their weapons and machinery here. थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते ज़रा। थर्ड पैराग्राफ का लोगो देखें। ये लोगो नहीं है, ये एक तरीके से पिक्चर। इस पिक्चर में मैंने वॉर्स दिखाई हैं, तो मैं यहाँ वॉर्स की बात करूँगा कि ब्रिटिश ने जंगें करी और इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो थी इनको वो बढ़ानी थी ईस्ट में। और इनका दूसरा मकसद ये था कि जब यहाँ पे आए तो यहाँ से डच को, फ्रेंच को और पोर्टुगीज़ को निकाल दें। ना इंडिया इनका था, फिर भी ये आए और जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़, इन तीनों को निकालना इनका मेन मकसद था। अब वो निकालना किस तरीके से था? वॉर्स के जरिए। पैराग्राफ पढ़ लें। The British wanted to increase their political influence in the East. They also wanted to drive French, Dutch, Portuguese out of India. They also wanted to capture the warm water seaports of India due to their strategic importance. पोर्ट्स कौन से थे? अब गोवा पोर्ट है, हमारा मकरान कोस्ट है एक तरीके से, तो ये सारे कोस्टल एरियाज, सही है, मद्रास, ये सारे इलाके इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कैप्चर किया। क्यों? ताकि समंदरी रास्ते इनके कब्जे में आ जाए। समंदरी रास्ते तो इन्होंने सब कुछ संभाला। इस तीन पैराग्राफ को अब हम एक आंसर में फॉर्म करते हैं। ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा और ये तीसरा, सही। ये एक आंसर है आपके पास 7 मार्क्स का बना बनाया। 100%, बल्कि 100 नहीं 110%, अगर 7 मार्क्स का ये वाला सवाल आता है और आप यही आंसर लिख के आते हैं तो गारंटी मेरी है पूरे 7 मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स नहीं लिखते तो हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, सही। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सैम्पल क्वेश्चन की तरफ। ये भी 7 मार्क्स का, मैंने कहा तीनों 7 मार्क्स के सवाल करूँगा मैं। ये सवाल देखें, वाई डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट टेक कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द सब कॉन्टिनेंट। सवाल देख लिया, अब ये पिक्चर्स देखेंगे जो मैं दिखाऊंगा। ये पिक्चर देखें, इससे आपको क्या नज़र आ रहा है? इससे आपको इकोनॉमी दिख रही है कि बहुत बढ़ रही है, पैसे की कदर या पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का दे देते क्या होता है। इंट्रोडक्शन वैसे इसमें देना नहीं होता, इंट्रोडक्शन भी नहीं है, ये एक तरीके से रीज़न ही है। सिंस ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ओन्ड कंपनी, लेकिन जो उसका रेवेन्यू था वो इंडिया से ब्रिटिश के कुछ ऑफिसर्स के कब्जे में जा रहा था। अब थोड़ा हिस्सा जा रहा था ब्रिटिश के हिस्से में, तो ब्रिटिश ने सोचा कि हम अगर पूरे ही कैप्चर कर लें तो हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा, तो इन्होंने पूरा कैप्चर करने की सोच रखी। पहला पैराग्राफ देखें आप। सिंस ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट ओन्ड कंपनी, सो the whole revenue coming from India was going under the control of few British officers. The British government wanted to get the direct control over the revenue coming from India. कुछ ऑफिसर्स जो बीच में थे उनको उठा दिया, इन्होंने बोला सब कुछ ब्रिटिश के पास आएगा, सही है, और हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल ले रहे हैं सब कॉन्टिनेंट पे। ना ब्रिटिश इनका ना इकोनॉमी इनकी, कंट्रोल लेने आ गए थे। चलें सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एक तस्वीर से ही समझाऊंगा दोबारा। ये तस्वीर देखें, इस पर लिखा हुआ रेवेन्यू। अब भाई 1740 तक ब्रिटिश का 90% रेवेन्यू ब्रिटिश से आ रहा था, और जो 10%
रेवेन्यू था वो उस मुल्क से आ रहा था जिसमें उसके लोग भी नहीं थे। इंडिया से 10% रेवेन्यू मिल रहा था और ब्रिटिश वेरियस बैटल्स कर चुका था। सही है, और जीत भी चुका था बल्कि, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासे, और बहुत सारे इन्होंने एरियाज को कैप्चर करके उनकी वेल्थ पे कब्जा कर लिया था। तो भाई अगर पूरे ही इंडिया को कैप्चर कर लोगे तो 10% से 100% नहीं हो जाएगा। और इनको एक और रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था, इनको रिस्क लेना नहीं था, इसलिए इन्होंने ये किया। इन्होंने बोला भाई कि ये जो बिजनेस हमारा चल रहा है ना सब कॉन्टिनेंट में, ये रुकना नहीं चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, सही है, उनको हटा दिया कि क्या पता ये जो ब्रिटिश की इकोनॉमी जो बढ़ रही है इनकी वजह से तो नहीं बढ़ी, इनके बिजनेस की वजह से बढ़ी थी। तो उन्होंने ब्रिटिश को टेक ओवर किया, उनको हटा दिया ताकि रिस्क ये ना रहे कि ये बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, दोबारा राइज करके फ्लॉप हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ देख लें। टिल 1740 about 10% British revenue was coming from India. When the British won various battles in India like Battle of Plassey and got control over many areas and their wealth, so much revenue was expected to come from India. The British government could not take risks to lose the business, so they got the control of this company. ये होगा हमारे दूसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ, चलो भाई तीसरा पैराग्राफ देख लेते हैं तस्वीर के जरिए। ये क्या है? ये एम है। ये बड़ा मशहूर गेम जो आप लोग खेलते हैं आजकल, पबजी, फ्री फायर और काउंटर स्ट्राइक, इन सब में एक एम होता है, स्कोप होता है। तो उनका डायरेक्ट स्कोप था किस चीज़ के ऊपर? इनका डायरेक्ट स्कोप कुछ इस तरीके से था कि रशिया उस ज़माने में नेक्स्ट इमर्जिंग पावर बन गई थी। तो ब्रिटिश का सबसे बड़ा डेंजर ये था, उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की बात ये थी कि अगर रशिया बन गई तो हमें नुकसान है। और रशिया एंटर हो चुकी थी सब कॉन्टिनेंट में। ब्रिटिश को ये बिजनेस नहीं लूज करना था। ब्रिटिश ने बोला हमारा एम चल रहा है, हमारा स्कोप चल रहा है, हम चलने देंगे। ये स्कोप मल्टीप्लाई बाय 2 था, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। तो इन्होंने बोला हम रशिया को भी यहाँ से बाहर करेंगे, हम यहाँ से पोर्तुगीज को भी बाहर करेंगे, जंग करके, जैसे भी एक दूसरे के खिलाफ करके, जैसे भी डायरेक्ट कंट्रोल करके हम इनको बाहर करेंगे। और इनका एक और मेन विजन था अफगानिस्तान को कैप्चर करना, जो कि हर वर्ल्ड पावर की ख्वाहिश रही है आज तक, लेकिन कोई भी वर्ल्ड पावर अफगानिस्तान को कैप्चर नहीं कर पाया ज़्यादा अरसे के लिए। पैराग्राफ देख लें ये वाला। In the east, Russia was the next emerging power, so it could be the biggest danger for the British. Due to Russia entry to India, the British might lose the business and wealth. The British would be able to capture Afghanistan, and it was a matter of prestige. So they decided to take the direct control of the affairs of East India Company. थर्ड पैराग्राफ हो गया। इसको मैं एक आंसर में फॉर्म कर रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि आप इसको एक ही जगह पे सब कुछ रीड कर लें और समझ लें एक और दफ़ा। फिर यही बोलूँगा कि अगर आप यही लिख के आते हैं पूरा तो आपको पूरे 7 मार्क्स मिलेंगे, गारंटीड 7 मार्क्स मिलेंगे। सही है। नेक्स्ट मतलब लास्ट हमारा सैम्पल क्वेश्चन। अब हमने राइज कर लिया पहले सवाल में, फिर हमने फॉल कर लिया सेकंड सवाल में, इसके अंदर भी फॉल है। अच्छा, ब्रिटिश एग्जामिनर जो होते हैं, एग्जामिनर बड़े होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, वो आपसे अल्फाजों में खेलते हैं। ये सवाल देखें, वाई वॉज द ब्रिटिश सो सक्सेसफुल इन एक्सपेंडिंग इट्स कंट्रोल इन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 1750 एंड 1850। और ये सवाल देखें, वाई वॉज द ब्रिटिश एबल टू रिप्लेस मुगल एज अ डोमिनियंट फोर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। भाई इन दोनों के अल्फाज अलग हैं पर आंसर एक ही है। सही है, अल्फाजों से खेलेगा ब्रिटिश एग्जामिनर आपके साथ, लेकिन आपको अगर अल्फाजों के मायने पता होंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो आप सवाल को समझ जाएंगे और फ़ौरन पकड़ लेंगे, अरे ये हमने ये वो वाला सवाल था ना, ये वो वाला सवाल है। मैंने दोनों इसलिए लिखे ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो बाद में कि इसका सवाल का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। ये दोनों एक ही सवाल है भाई, इसका एक ही आंसर है।
ये अल्फाजों का खेल है खाली। आ जाएं भाई पहले पैराग्राफ की तरफ। पिक्चर देखें, ये मैंने बनाई है वॉर्स की पिक्चर। तो अब हम एग्जाम्पल देते हैं कुछ कि भाई बैटल ऑफ प्लासे और बैटल ऑफ बक्सर जो थी, उन बैटल्स की वजह से ब्रिटिश के पास रिचेस्ट एरिया बंगाल के आ गए थे, और उन्होंने, अब ब्रिटिश के पास सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा पैसा था, सही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे दिए नवाब को और अपने पास ले कि आप हमारे लिए काम करो। ब्लैक शीप्स एक तरीके से, कल्प्रिट्स, जो गद्दार थे। तो जो नवाब थे उन्होंने बहुत नए नए रिसोर्सेज ला के दिए, उन्हें दिखाए जो ब्रिटिश आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी और फिर वो एरिया को कंट्रोल करने में कर सकती थी। ये एक तरीके से प्लान बताते, स्ट्रेटजीज। नवाब है, नवाब को तो पता होगा ना कि क्या होने वाला है अगला स्टेप, क्योंकि उसको तो मुशावरत में साथ लिया था होगा, वो भी मशवरा देता होगा। अब उसको मीटिंग में भी जाता होगा वो नवाब। अब उस नवाब को तो बहुत कुछ पता होगा, तो वो ब्रिटिश को बता रहा था गद्दारी कर रहा था। तो उन गद्दारों की वजह से बहुत सारे वेल्दी स्टेट्स जो हैं वो ब्रिटिश ने अपने कैप्चर में कर लिए। पैराग्राफ देखें। The Battle of Plassey and Buxar gave the British the vast reaches of Bengal and favorable trading rights with the local Nawabs. They provide massive new resource which the British could use to consolidate control. When they got the control of the rich states and their wealth, they hired their own soldiers and defeated others. पैसा तो बहुत था, अपनी और आन भी बना ली इन्होंने। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, नेक्स्ट पैराग्राफ की तस्वीर देख लें। ये मैंने एक तरीके से आपको गवर्नर जनरल की तस्वीर दिखाई है। गवर्नर जनरल से मुराद मेरा क्या है कि ब्रिटिश आज से पहले इंडिया में कोई गवर्नर जनरल नहीं हुआ करता था, खाली नवाब होते थे। एक नवाब होता था और एक एम्परर होता था, सही है। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नर जनरल्स का इंतखाब किया और फिर इनके कमांडर इन चीफ भी बनाए ताकि एरियाज को सही से मैनेज कर लें। ये अच्छे मैनेजर थे एक तरीके से, सही है। जवाब पढ़ें। द ब्रिटिश ऑल्सो इंट्रोड्यूस गवर्नर जनरल इन द प्रोविंस हु एडमिनिस्ट्रेट them on British lines and provide yet more control. They also appointed governor generals and later commanders in chief to manage the areas properly. अच्छे प्रॉपर एक तरीके से मैनेजर थे ये लोग, तो इसलिए इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये लोग फ़ायदे में रहे स्टार्टिंग में। लेकिन जब हमारे इंडियंस की आंखें खुली तो वो आगे बढ़ेंगे। चलें थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। भाई थर्ड पैराग्राफ इसका है, कुछ तस्वीर देखें इसकी। कुछ ये एक फैक्ट्री एक तरीके से जो वेपन्स बना रही है। तो यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की। ब्रिटिश के पास ज़्यादा सुपीरियर वेपन्स थे, स्किल्स थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने वेपन्स को और मॉडिफाइड कर दिया था, सही है, जो कि आसानी से दूसरी आर्मी को डिफीट कर सकते थे। तो ये देखें, इसका आंसर पढ़ लें। द ब्रिटिश आर्मी यूजिंग इट्स वास्ट लोकल रिसोर्स एंड सुपीरियर वेपन्स एंड स्किल बाय टेकिंग कंट्रोल ऑन मोर लैंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। दे प्रिपेयर्ड वेपन लाइक इनफील्ड राइफल्स एंड कैनन्स विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न वेपन्स दे ईजिली डिफीटेड अदर्स। भाई अब आपको सोचा आपके पास तलवार है और सामने वाले के पास राइफल है, तो आपको राइफल की एक गोली मारेगा, आप वहाँ उसके पास तलवार लेके पहुँच भी नहीं पाओगे। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो गोलियां चला रहे हैं आपके ऊपर, 100 मीटर दूर हैं आप, आपकी तलवार वहाँ तक पहुँचेगी भी नहीं, उस बंदे के हाथ तक नहीं पहुँचेगी जाकर है। अगर करीब है तो वो तो अलग बात है, बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं वो अलग बात है फिर, सही है। लेकिन राइफल्स मॉडर्न थी, कैनन्स, क्लैश ऑफ क्लैंस खेला होगा बहुत सारे लोगों ने। क्लैश ऑफ क्लैंस में इन सबको पता होगा कि कैनन्स क्या होते हैं। तो कैनन्स जो होते हैं वो आसानी से बमबारी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सही है। तो मॉडर्न है, आप तलवार लेके आगे भाग रहे हो उसको मारने के लिए,
एक कैनन आया आपके ऊपर, गया, आप गए, आप भाग रहे हो, बहुत दूर से भागते हुए आए हो, मंजिल तक पहुंचे भी नहीं हो, आधे सफर पे पहुंचो, गोली लगी, गए। ये था बस एडवांस और ट्रेडिशनल वेपन्स का फ़र्क। तो यही था आंसर। ये देख लें आप, तीनों पैराग्राफ को मैंने एक ही जगह पे कर दिया आपकी आसानी के लिए। फिर मैं वही बात कहूँगा, ये वाला सवाल आता है, आप यही जवाब लिखते हैं तो गारंटीड 7 मार्क्स आपकी आपके नसीब में होंगे। नहीं लिखेंगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपके मार्क्स कटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा इसको रटो और लिख दो, मैं ये कह रहा हूँ जैसे पहले बैटल में, पहले वाले में मैंने नवाब्स की बात की, सही है, रिच कंट्रोल की बात की, दूसरे पैराग्राफ में गवर्नर जनरल की बात की, तीसरे पैराग्राफ में मैंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बात की। तो आप इन तीनों पॉइंट को एलेबोरेट करना पड़ेगा, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना आप मार्क्स के मुंतज़िर नहीं हो। सही। तो आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। लाइक